हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ उपहास श्रीवास्तव और आपका स्वागत है साकेत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग पोषण तथा वजन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि मोटापा अगर किसी व्यक्ति में है या कोई व्यक्ति कम वज़न का है तो उसकी उस स्थिति में किस तरह का आहार प्रबंधन या पोषण प्रबंधन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम मोटापे के बारे में पढ़ेंगे कि मोटापे में कैसा पोषण प्रबंधन किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि मोटापा क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति आदर्श शरीर के वजन से 20% या उससे ऊपर होता है तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। और अधिक वज़न शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आदर्श वज़न से 10-20% अधिक शरीर के वज़न वाला हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो अधिक वज़न ओवरवेट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति नॉर्मल वेट का है, सामान्य वज़न का है, ओवरवेट है, ओबीज़ है या एक्सट्रीमली ओबीज़ है या फिर वो अंडरवेट है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई का, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में जो व्यक्ति का वज़न है केजी में, किलोग्राम में, और हाइट मीटर में, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इस फॉर्मूले में डालते हैं। और अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो आता है 18.5 से कम तो मतलब वो व्यक्ति अंडरवेट है। अगर 18.5 आता है, 18.5 से 24.5 तक रहता है तो वो व्यक्ति नॉर्मल है। अगर 25 से 29.5 तक रहता है तो ओवरवेट है। ऐसे ही 30 से 34.5 होता है तो ओबीज़ है, और 35 के अबव है अगर तो वो व्यक्ति एक्सट्रीमली ओबीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है और कैसे हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस स्थिति में है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग अगर बात करें वसा की, कि वसा हमारे शरीर में किस तरीके से डिपॉजिट होती है, किस तरीके से उसका भंडारण होता है, तो शारीरिक वसा जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आवश्यक और एक होती है जो भंडारण, मतलब जिसका स्टोरेज होता है। तो शारीरिक वसा में आवश्यक और भंडारण वसा शामिल होती है। आवश्यक वसा जो होती है वो मांसपेशियों, अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़े, यकृत और तंत्रिका ऊतक में कम मात्रा में मौजूद होती है और उनके सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट फैट होता है हमारे शरीर में वो इन सारे ऑर्गन्स में इकट्ठा रहता है और जो उसके रोज़मर्रा के कार्य होते हैं उसको सुचारू रूप से करने में सहायक होता है। अब इसके अलावा जो भंडारण वसा होती है, इसके बाद आवश्यक वसा के बाद जो वसा होती है जो स्टोरेज फॉर्म में होती है और जब ज़रूरत होती है तब वो यूज़ की जाती है, वो कहाँ होती है? वो आंतरिक अंगों और एडिपोज टिश्यू में मतलब वसा ऊतक में वो संग्रहित रहती है। अब कुल शरीर में वसा जो होती है, चाहे वो आवश्यक हो या भंडारण हो, एक समान वयस्क पुरुष के लिए वो शरीर के वजन का 10 से 25% और समान वयस्क महिला के लिए 18 से 30% होती है। ठीक है, जो विमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो मेन होते हैं उनमें फ़ैट का परसेंटेज कम होता है, उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, मसल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मोटापे के प्रकार दिए हुए हैं कि कितने तरह का मोटापा होता है। तो दो तरह का होता है, एंड्रॉयड मोटापा और गायनॉयड मोटापा। एंड्रॉयड मोटापे में क्या होती है, जो चर्बी होती है वो पेट के पास, मतलब ट्रंकल पेट के पास इकट्ठा होती है, और जो इस तरह के मोटापे से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका जो बॉडी शेप होता है वो एप्पल की तरह होता है, इसलिए इस मोटापे को एप्पल शेप मोटापा या एप्पल शेप ओबेसिटी भी कहा जाता है। ये जो मोटापा होता है ये
मेल्स में, पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। और इसमें हृदय संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तचाप, इन सब, इंसुलिन प्रतिरोध, इन सब के खतरों को ये बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा होता है गायनोइन मोटापा, ये मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें थाई, कूल्हों और जांघों के आसपास वसा का जमाव होता है। और जब आप देखेंगे इस मोटापे वाली महिला को, तो वो नाशपाती के आकार के उनका बॉडी शेप दिखाई पड़ेगा। ये जो मोटापा होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज संवेदनशीलता और हृदय रोग की संभावना इसमें कम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है। जो एप्पल शेप मोटापे के लोग होते हैं उनमें इन सब चीज़ों की संभावना ज़्यादा होती है। अब मोटापे के कारण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटरी, है ना। अगर किसी के पेरेंट्स में मोटापा है, अगर किसी के पेरेंट्स में मोटापा देखा जा रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि उनके बच्चे में भी मोटापे के जो चीज़ें होती हैं, जीन्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। मतलब जो उनमें फ़ैट सेल डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वंशानुक्रम के साथ ही, जैसे अगर पेरेंट्स का जो भी खान पान की आदतें होती हैं और जो भी सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, कि वो बाहर जाना या फिर पार्टी करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर किसी के पेरेंट्स में ये सारी चीज़ें हैं और वो मोटापे से ग्रस्त हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके बच्चों में भी आती हैं। अब दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मोटापे के शिकार होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो उनकी भूख होती है, वो भूख लगने के कारण वो लोग नहीं खाते हैं। वो लोग अक्सर इसलिए खाते हैं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, या देखने में बहुत अच्छा है वो खाना, या तो फिर वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो खाना खा लेते हैं, बहुत दुखी होते हैं तो खाना खा लेते हैं, बहुत खुश होते हैं तो खाना खा लेते हैं। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने के चांसेस उनमें अधिक होते हैं। अब तीसरा है व्यवहारिक कारण, बिहेवियरल कॉजेज़। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि किसी का व्यवहार कैसा है, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो अपने जीवनचर्या जो भी है, उसकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी है। तो जैसे उसमें शारीरिक क्रियाशीलता कम है। ठीक है। अब आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, पहले जो बच्चे होते थे वो बाहर जाके आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते थे। फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें पहले बच्चे ज़्यादा खेलते थे। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी बच्चों की। अब क्या है, अब बच्चे टीवी, प्ले स्टेशन, मोबाइल, इन सब की वजह से उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, और ये चीज़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जीवन शैली में आ जाती है। तो इसलिए मोटापे के चांसेस अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आहार संबंधी आदतें, तो बहुत ज़्यादा बाहर खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, आजकल नींद ना आने की समस्या होती है तो लोग रात में भी खाते हैं, और खाना खाने के बीच में स्नैकिंग करना, और स्नैकिंग ऐसी करना कि कोल्ड ड्रिंक पिया, या बहुत ज़्यादा बिस्किट खा लिया, या चिप्स खा लिया, या मतलब किसी भी तरीके से एम्प्टी कैलोरी जो पोषक तत्व प्रदान नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ ऊर्जा दे रही है और संतृप्त वसा शरीर में डाल रही है। तो अगर इस तरह की ईटिंग हैबिट्स होती हैं तो ये मोटापे का बहुत बड़ा कारण बनती है। इसके अलावा सामाजिक कारण, सोशल एस्पेक्ट्स, जैसे कि हमने वंशानुक्रम में भी बताया था कि बहुत सारे फैमिली में ट्रेडिशन होता है कि थोड़े थोड़े देर पे पार्टी होती है, लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं, या खाने में वसा का प्रयोग, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग, रिफ़ाइंड सीरियल्स, रिफ़ाइंड अनाज, मैदा, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और तो उनमें एक प्रेशर भी होता है कि बाहर खाना खाने का या पार्टी करने का। तो ये एक कारण होता है जो जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है।
अब जो नेक्स्ट है वो है शारीरिक कारण। तो शारीरिक कारण से कैसे मोटापा बढ़ता है? पहला तो आयु तथा लिंग। तो नॉर्मली जो मोटापा होता है वो बच्चों में और एडोलसेंस या एडल्ट के समय ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ना बच्चों में बहुत ज़्यादा खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन होता है, ना ही एडोलसेंट में खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन और अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं है तो ये मोटापे का कारण बन सकती है। और जो है नेक्स्ट जो है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब जहाँ से हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म में, है ना, और या फिर कह सकते हैं पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, तो देखा होगा आप लोगों ने, जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनमें मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो कंडीशन होती है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया फीमेल्स में, या मेनोपॉज का टाइम होता है, उस समय मोटापा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोन का असंतुलन, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ होता है शरीर में। अब मोटापे से क्या क्या खतरे होते हैं? अगर बहुत ज़्यादा कोई ओबीज़ है और उसका वेट कम नहीं हो रहा है तो किस तरह के खतरे होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली मनोवैज्ञानिक समस्या। मनोवैज्ञानिक समस्या के अंतर्गत क्या आता है? जब कोई बहुत मोटा है तो वो बाहर जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बुली किया जाता है, तो कई बार उसमें क्या कह सकते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। वो अपने आप को छोटा समझने लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेज फोबिया हो जाता है, उसको बाहर जाने से डरता है, और सोशली वो अलग हो जाता है ना। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक समस्याएं उसको हो सकती हैं। इसके अलावा यांत्रिक अपंगता या मैकेनिकल डिसेबिलिटी, ये क्यों हो सकती है? अब जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसमें आर्थराइटिस का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो पैर की जो वेन्स होती हैं, है ना, जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, वो उस पर कितना ज़्यादा दबाव हो जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है। उसके गिरने के, चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं, इसकी वजह से उसमें यांत्रिक अपंगता का खतरा बढ़ जाता है। अब अन्य रोगों की पुनरावृत्ति। अब क्या होता है, जब कोई मोटापे का शिकार है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य रोग उसमें डेवलप हो सकते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, स्लीप एपनिया हो गया। ये सारे रोग उन लोगों में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब इतने सारे रोग उनमें डेवलप हो गए हैं तो उनके जीवन प्रत्याशा में कमी आ जाती है ना, मतलब कि उनकी जो जीने की एज होती है, कह सकते हैं जो जीने की उम्र होती है, उसमें कमी आ जाती है। अब नेक्स्ट है कि इसका पोषण का प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरीके से उनको आहार दिया जाए कि वो अपना वज़न घटा सकें। तो सबसे पहले लक्ष्य क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे वज़न को घटाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि वज़न को धीरे धीरे घटाना है। आजकल बहुत सारी ऐसी क्लिनिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या कह सकते हैं, हेल्थ जिम्स होते हैं जो ऐसे दावा करते हैं कि हम एक हफ़्ते में 5 किलो वेट घटा देंगे, एक हफ़्ते में 10 किलो वेट घटा देंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर वो लोग करते हैं तो उसका शरीर पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वज़न को धीरे धीरे घटाया जाए, पेशेंस के साथ घटाया जाए, और ऐसा कि जो उसकी पोषण आवश्यकता है वो बनी रहे। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि अच्छी पोषण स्थिति को बनाए रखना।
है ना, वेट कम हो लेकिन पोषण स्थिति बनी रहे, ये नहीं हो कि इसके अलावा हम वेट घटा रहे हैं और कोई और बीमारी हो गई है। तो सबसे पहला ऊर्जा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ऊर्जा का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो एक हफ्ते में लगभग 1 किलो वज़न कम करने के लिए रोज़ाना 1000 किलो कैलोरी की कमी की आवश्यकता होती है। अगर 1 किलो वज़न कम करना है तो 1000 किलो कैलोरी कम करनी चाहिए, और अगर 0.5 kg कम करना है तो 500 किलो कैलोरी की। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे हम कम करें कि वो उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न ना हो, उसका शरीर में किसी तरह का विकार उत्पन्न ना हो। महिलाओं में वज़न घटाने के लिए निर्धारित औसत स्वस्थ आहार 1000 से 1200 किलो कैलोरी और पुरुषों के लिए 1500 से 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन है। ठीक है, मतलब आपको इतना देना भी है और कम भी करना है, तो इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। व्यक्ति की गतिविधि के आधार पर ऊर्जा की गणना करना आवश्यक होता है। तो अब सिर्फ मोटापे में आहार प्रबंधन से काम नहीं चलता है, उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बिना फ़िज़िकल एक्टिविटी के मोटापा कम नहीं हो सकता है सही तरीके से। तो क्या करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी देखना है कि वो कितनी देर कर रहा है और उस हिसाब से ऊर्जा की गणना करना है। या विभिन्न गतिविधि स्तरों पर मोटे, सामान्य और कम वजन वाले व्यक्ति के लिए प्रति किलो आदर्श शरीर के वजन के लिए निर्धारित किलो कैलोरी के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, उस एक सामान्य वज़न, अगर किसी का सामान्य वज़न है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऊर्जा की गणना की जाती है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। तो कुल ऊर्जा का लगभग 20% प्रोटीन से प्रदान किया जाना चाहिए। अब अगर हम ज़्यादा ऊर्जा की जगह प्रोटीन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उस व्यक्ति की ऊर्जा की नीड भी पूरी हो जाएगी और उसको प्रोटीन भी प्रॉपर मिल जाएगा। और जो हम प्रोटीन दे रहे हैं उनमें ध्यान देना पड़ेगा कि कम वसा वाला दूध हो, लीन मीट हो, साबुत दालें हों, मतलब उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन हो जो शरीर में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और सारे अमीनो अम्ल शरीर को प्रदान करे। अब दूसरा होता है वसा। वसा को कुल ऊर्जा का केवल 20% या उससे कम 15 से 20% दिया जाना चाहिए। असंतृप्त वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। असंतृप्त मतलब वो वसा जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, तो इस तरह की किसी भी वसा का यूज़ नहीं करना होता है। कार्बोहाइड्रेट, कुल ऊर्जा का लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। ये मुख्य रूप से स्टार्च और आहार फाइबर जैसे जटिल रूप में होना चाहिए। ठीक, तो जो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए उसमें फ़ाइबर का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। फ़ाइबर दो चीज़ें करता है, एक तो वो गट को क्लीन रखता है, पेट को साफ़ रखता है, और दूसरा जो करता है वो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देता है, काफ़ी देर तक वो पेट में रहता है क्योंकि उसका डाइजेशन धीमे धीमे होता है। तो इसलिए स्टार्च और फाइबर जैसे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को भोजन में शामिल करना चाहिए। अब आहार को कम करने में एक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे खनिज और विटामिन प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, कि अब हमें ऊर्जा का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में और फैट के रूप में कम करना है। तो हम इसका प्रयोग फलों और सब्जियों के रूप में ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ऊर्जा ही प्रदान होगी और उसके साथ ही विटामिन तथा खनिज लवण भी शरीर में जाएंगे और पोषण बना रहेगा। अब किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए और किस तरीके से आहार को दिया जाए वो हम देखेंगे।
तो आहार का तृप्ति मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है, जैसे जो मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे रीज़न होते हैं, जो खुश होते हैं तो खा लेते हैं, या दुखी होते हैं तो खा लेते हैं, है ना, या फिर उनकी आदत होती है स्नैकिंग करने की, मतलब खाने के बीच में कुछ ना कुछ खाने की। तो अब क्या करना है कि खाने के बीच में उनको ऐसी चीज़ें देनी है जो शरीर में बहुत देर तक रहे और पेट भरा रहे जिससे, और जो फैट को ना बढ़ाए, जो ओबेसिटी को ना बढ़ाए। जैसे अंकुरित दालें, सब्जियां, रेशे वाले फल, साबुत अनाज, इस तरह की चीज़ें देनी है जो बहुत देर तक पेट जिससे भरा रहे और तृप्ति की भावना बनी रहे। जब तक मोटापा, एडिमा, उच्च रक्तचाप या हार्ट डिजीज़ के साथ ना हो तब तक द्रव और नमक पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई किडनी की डिजीज़ नहीं है, या उसको एडिमा नहीं है, या फिर वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नमक और तरल का मतलब जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको प्रतिबंधित करना होता है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। मक्खन, चॉकलेट, क्रीम, आइसक्रीम, उच्च वसा वाले पदार्थ, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ, ये वाला आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा। अब वज़न कम करने में व्यायाम की क्या भूमिका होती है, तो व्यायाम द्वारा भूख को कम करके और इस प्रकार भोजन का सेवन कम करके और बीएमआर बढ़ाकर वज़न कम करने में मदद की। जो व्यायाम होता है वो क्या करता है, भूख को कम करता है और बीएमआर को बढ़ाता है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का, जिससे किसी भी पोषक तत्व ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उस प्रोसेस को एक्सरसाइज बढ़ा देती है। जिससे क्या होता है, जिससे जल्दी जल्दी पोषक तत्व ऊर्जा में बदलने लगते हैं और ओबेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं जो आहार प्रबंधन के समय करनी होती है, जैसे कि बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित ना करें। मतलब जैसे हमने बताया कि अब ये ना सोचें कि हम एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा 10 किलो वेट कम कर लेंगे, है ना, तो इतना ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे इंसान तनावग्रस्त ना हो। वज़न घटाने के लिए वांछनीय दर प्रति सप्ताह आधे से 1 किलोग्राम हो। कम कैलोरी के लिए वसा और स्टार्च को कम करने की विधि को समायोजित करके भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो क्या चीज़ है यहाँ पे, एक हफ्ते में सिर्फ आधा से 1 केजी वज़न कम करने का टारगेट बनाना चाहिए। और अगर नहीं कम हो रहा है, अगर उतना भी नहीं कम हो रहा है, तो निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, कहीं हमने कुछ ऐसी चीज़ खा तो नहीं ली, या फिर हमने ऐसा तो कोई कि व्यायाम नहीं किया। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन सब पे नज़र रखनी पड़ती है। अब दिन के अन्य भोजन या अगले दिन के भोजन कहाँ, तो जैसे अब अगर कम लग रहा है कि हाँ ओबेसिटी हमारी कम नहीं हो रही है, तो हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि हम सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं। अगर एक दिन में कोई गड़बड़ी है तो हमें उसको दूसरे दिन ठीक करना चाहिए। अब नेक्स्ट है अंडरवेट या कम वज़न। वो क्या होता है, कम वज़न एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का वज़न किसी की ऊंचाई, उम्र और लिंग के लिए अपेक्षित औसत से 10 से 20% कम होता है। तो जैसे उसमें 10-20% ज़्यादा होता है, वैसे इसमें 10-20% कम होता है, तो वो अंडरवेट है। और इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया हुआ है। ठीक है, अब कम वज़न के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गुणवत्ता तथा मात्रा के अनुसार अपर्याप्त भोजन का सेवन, मतलब कि जितनी मात्रा लेनी चाहिए पूरे दिन में वो नहीं ली जा रही है, अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन का सेवन नहीं किया जा रहा है। गरीबी तथा अज्ञानता, मान लो कि कोई सेवन
कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि किस तरह का भोजन लेने से उसमें उसके शरीर को पोषण मिलेगा या किस तरह के भोजन से उसका वेट बढ़ेगा। इसके अलावा गरीबी मतलब वो भोजन ले ही नहीं पा रहा है ना, वो भोजन खरीद नहीं पा रहा है, तो ये एक रीज़न होता है। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है खाने की अनियमित आदत तथा खाद्य पदार्थों का चयन। ऑलमोस्ट सेम जैसे ओबेसिटी में होता है कि लोग खाना पीना अवॉइड करते हैं, नहीं खाते पीते हैं, और जो खाते पीते हैं वो कम कैलोरी वाली चीज़ें होती हैं। ठीक, अपर्याप्त कैलोरी तथा पोषक तत्वों का चयन, वही जो अभी बताया कि जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर मील नहीं होती है, कुछ भी थोड़ा सा खा लिया, या जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम है। भोजन के सेवन में वृद्धि के बिना शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, तो जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए, हमें पतला होना है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होता है, वो इंसान अंडरवेट हो जाता है, वो उसका वज़न कम हो जाता है। तनावग्रस्त व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में है तो भी ऐसा होता है कि वो खा पी नहीं पाता है। पाचन संबंधी रोग के कारण अवशोषण प्रभावित हो जाता है। कई बार बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें फ़ैट का एब्जॉर्प्शन, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है ना, या फिर बहुत सारे पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं, या फिर वो मान लो किसी को डायरिया है या वॉमिटिंग हो रही है, तो जो भी उसके शरीर में जा रहा है वो बाहर आ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रॉनिक ज्वर या क्रॉनिक फीवर, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो भी चीज़ें खाई जा रही हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ा हुआ होता है कि ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर पोषक तत्व शरीर में नहीं मिल पाते हैं। हार्मोनल अनियमितता जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, अब जैसे ओबेसिटी में हाइपोथायरॉयडिज्म था, उसमें क्या था, मेटाबॉलिज्म जब बहुत कम हो जाता है तो वेट बढ़ने लगता है, इसी तरीके से इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जिससे वेट कम होने लगता है। आहार संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, तो जो हम लोग देखते हैं, जो मॉडल्स होती हैं या जो बड़े शहरों में महिलाएं होती हैं, उनमें ये एक आम समस्या होती है कि उन्हें पतला होना है, उन्हें अपना वज़न कम करना होता है, उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटे हो रहे हैं। पर अगर ये सामान्य स्थिति है, सामान्य दिमाग की स्थिति है कि हाँ ठीक है, हमें कम करना है वेट, लेकिन हम खाते पीते रहेंगे और एक्सरसाइज कम करेंगे या सही तरीके से कम करेंगे। पर एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि पूरे टाइम इंसान को लगता है कि अगर हमने एक बिस्किट खा लिया तो हम मोटे हो गए, ठीक है, तो इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर भी होता है। अब यहाँ पे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अनुसार एनोरेक्सिया नर्वोसा की क्या विशेषता होती है या कैसे पता चलता है कि किसी इंसान को एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो वज़न तथा आयु के आधार पर सामान्य वज़न या उससे अधिक बनाए रखने से इनकार करना, मतलब कि जितना उसका सामान्य वज़न होना चाहिए उस आयु के हिसाब से, वो उसको लगता है कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो मना करता है कि हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और हम इससे कम करेंगे, है ना। कम वज़न होने पर भी बढ़ने का डर, मतलब बहुत कम वेट होता है इन लोगों का, अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो एकदम स्किनी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है कि अगर हम थोड़ा सा खा लिए तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। एमेनोरेया की इसमें शिकायत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कम से कम 3 मासिक धर्म चक्र का ना होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी मिस होती है, नहीं होती है, क्योंकि पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है।
कम शरीर के वज़न का स्वयं मूल्यांकन करना तथा कम वज़न को नकारना। मतलब अपना वो जो मूल्यांकन है खुद ही कर लेते हैं कि नहीं, हमारा वज़न तो ठीक है या ज़्यादा है और ज़्यादा हो सकता है, और मानते नहीं हैं कि उनका वज़न बहुत कम है। इसके अलावा जो दूसरी स्थिति होती है वो होती है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें भी जो व्यक्ति है, मोस्टली फीमेल्स में होता है, उसको लगता है कि वो बहुत मोटा है। लेकिन जैसे कि एनोरेक्सिया में इंसान खाना खाता ही नहीं है, उसको लगता है कि अगर वो एक बिस्किट खाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, वो बहुत बार बार खाता है, वो खाना हर 2 घंटे पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाता है। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब उसका वेट बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है या फिर लैक्सेटिव लेता है कि मल के रास्ते से वो खाना निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट में होती है। अब कम वज़न से क्या क्या खतरे होते हैं? व्यक्ति में विकास मंदता आ जाती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और उसका जो विकास सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे जो क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारा, उसके जो भी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र देता है, वो सारे ही पोषक तत्वों से बने, प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, और अगर उन्हीं की कमी है या पोषक तत्वों की कमी है तो क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षमता पर प्रभाव, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी नहीं रहेगी किसी में तो कमज़ोरी होगी, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं होंगी, क्योंकि वही चीज़ जो प्रतिरोधक क्षमता के समय में थी। हार्मोन जो होते हैं वो भी सारे प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा जो उनका बॉडी वेट है वो सही नहीं होगा, तो क्या होगा, गर्भावस्था के समय बहुत सारी जटिलताएं आएंगी। किसी प्रकार की अगर उनकी सर्जरी हो रही है, किसी प्रकार की उनकी बीमारी है, तो उनकी सर्जरी में जोखिम बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरास्मस तथा क्वाशरकोल जैसी बीमारियां जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, वो उनमें विकसित हो जाएंगी। अब इसका पोषण प्रबंधन कैसे करें? तो सबसे पहले तो क्या उद्देश्य होना चाहिए पोषण प्रबंधन का? तो शरीर के वज़न को सामान्य करना, मतलब बहुत जो कम वज़न है उसको नॉर्मल करना। शरीर के ऊतकों और पोषक तत्वों के भंडारण का पुनर्निर्माण करना। जो भी जो ऊतक है या जो भंडारण है जो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो इंसान कुछ खा नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, शरीर क्या करता है, जो भी भंडारण होता है उससे ऊर्जा को यूटिलाइज़ करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है, तो उसको अब फिर से ठीक करना है और शरीर के वांछित वजन और एक अच्छी पोषण स्थिति को बनाए रखना है। ठीक है, मतलब कि सामान्य जो वज़न है वो, और इसके अलावा जो उसका सही न्यूट्रिशनल स्टेटस है जिसमें वो बीमारियों से मुक्त रहे, वो अपना कार्य सही तरीके से कर ले, तो ऐसा बनाना है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो ऊर्जा है वो प्रतिदिन लगभग 500 किलो कैलोरी की वृद्धि करनी है। यदि वांछित वज़न अधिक है तो दैनिक ऊर्जा की मात्रा को 1000 किलो कैलोरी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यदि बुखार या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवशोषण में हस्तक्षेप कर रहा है तो उच्च स्तर की ऊर्जा दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो 500 किलो कैलोरी की वृद्धि प्रति सप्ताह करी जा सकती है, जिससे 0.5 किलोग्राम वज़न बढ़ता है। अगर किसी तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट
कराना चाहिए एक तो, और दूसरी चीज़ ऐसी ऊर्जा देनी चाहिए जैसे मान लो किसी को कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो, तो उसको उसका ऑल्टरनेटिव देना चाहिए, या फिर उसके लिए उसके जो भोजन की क्या कह सकते खाद्य पदार्थ हैं उनमें बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। मांसपेशियों के ऊतकों का निर्माण करने के लिए उच्च ऊर्जा का सेवन प्रोटीन के उच्च सेवन के साथ होना चाहिए। जो पेशियों में जो ऊतक कम हो गए हैं, या कह सकते हैं जो ऊर्जा देने के लिए जिनका प्रयोग कर लिया गया है, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए प्रोटीन का उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का उपयोग करना चाहिए। तो 1.5 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन दैनिक रूप से सम्मिलित करना चाहिए। आसानी से पचने वाला प्रोटीन, उच्च प्रोटीन जैसे दूध, अंडा, अनाज और दालों का समायोजन करके इस तरह के आहार का निर्माण करना चाहिए। उच्च कार्बोहाइड्रेट का सेवन ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करता है, ये हमको पता है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है कि जो प्रोटीन का काम है वो प्रोटीन आसानी से कर लेता है। प्रोटीन फिर ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। जो उसका प्राथमिक कार्य है, जैसे जो ऊतकों की मरम्मत करना या हार्मोन बनाना या एंटीबॉडी बनाना, वो सब वो पहले करता है अगर हम उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो। इसके अलावा वसा, तो वसा ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ है और आहार के जो भार होता है उसको कम करती है। तो क्या करना है, वसा का प्रयोग करना है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा का यूज़ करना है, जिसमें क्या कह सकते हैं, तेलों को बदल बदल के यूज़ किया जा सकता है, दूध यूज़ किया जा सकता है, नट्स यूज़ किए जा सकते हैं। इमल्सिफाइड वसा जैसे मक्खन जो घर में बना हो, या दूध, दही, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। खनिज और विटामिन, अब स्वास्थ्य को फिर से सही स्थिति में लाने के लिए खनिज और विटामिन का प्रयोग करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो सप्लीमेंट भी दिया जा सकता है, जैसे विटामिन सी का, विटामिन बी का, कैल्शियम का, इन सब के सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। इसके साथ ही डाइट में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें जो अंकुरित हों, है ना, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। अब किस तरीके से आहार देना है वो हम लोग देखेंगे। तो एक बार में उच्च ऊर्जा सेवन में समायोजित करना मुश्किल होता है, इसलिए समान सेवन से शुरू करना और धीरे धीरे भोजन को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाना चाहिए। तो एक बार में, अब ऐसा नहीं है ना कि आपको वज़न बढ़ाना है किसी का तो एक बार में बहुत सारा खाना खिला दिया, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई नहीं खा रहा है तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे शुरू करना होता है और उसके साथ उसकी मात्रा को और भोजन के गुण को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। क्रीम, मक्खन, चीनी, जैम आदि का विवेकपूर्ण उपयोग ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये नुकसान भी कर सकती है, इसलिए मॉडरेट अमाउंट में इन्हें देना चाहिए। थोड़ा भोजन कम अंतराल में खाने पर भोजन का सेवन बढ़ाने में मदद मिलती है। मतलब कि 3 मील पैटर्न से अच्छा है कि 6 से 8 मील पैटर्न का यूज़ किया जा सकता है। मतलब कई बार में थोड़ा थोड़ा खिलाया जा सकता है। अच्छी तरह से तैयार और आकर्षक रूप से परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भूख और खाने की इच्छा को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है, हमारे सामने भी अगर कोई खाद्य पदार्थ आकर्षक तरीके से परोसा जाता है तो हमें वो खाने की इच्छा होती है, देख के खाने की इच्छा होती है जब कलरफुल प्लेट रहती है तो। और अगर ऐसे ही कुछ भी परोस दिया गया या गंदे तरीके से डाल दिया गया प्लेट में तो खाने की इच्छा नहीं होती है। बीच बीच में दिए जाने वाले पसंदीदा भोजन और स्नैक्स खाने में रुचि बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि बीच बीच में कोई ऐसी चीज़
जो किसी को पसंद है। जैसे सैंडविच दे दिया गया, लेकिन सैंडविच ऐसा जिसमें प्रोटीन हो, मतलब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, इस तरह का सैंडविच दे दिया गया। अगर किसी को नूडल्स पसंद है तो नूडल्स दिया गया, उसमें बहुत सारी सब्जियां मिला के दे दी गई। तो इस तरह की स्नैकिंग कराई जा सकती है। मोटापे और कम वज़न को रोकने और ठीक करने के लिए आहार जीवन शैली में बदलाव अनिवार्य है। तो जो लास्ट है वो यही है कि जो भी वज़न का प्रबंधन है ना, चाहे वो मोटापा हो चाहे वो कम वज़न हो, दोनों के लिए ही जीवन शैली में और आहार में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दोनों चीज़ें होती हैं ये जीवन शैली और आहार के ही रोग या बीमारी होती है, और इसकी वजह से सिर्फ वज़न के बहुत ज़्यादा बढ़ने और वज़न के बहुत ज़्यादा घटने की वजह से वैरायटी ऑफ डिज़ीज़, बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, और वो आगे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, उसको कम करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है या वज़न कम हो रहा है, तो हमें तुरंत देखना चाहिए कि हमारी जीवन शैली में किस बदलाव की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और एक बार आप पूरा वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दे सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।